Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक लेक्चर की श्रृंखला के रूप में 11वीं व 12वीं शताब्दी में तुर्कों का भारत पर आक्रमण और तुर्की साम्राज्य की स्थापना से संबंधित विविध तथ्यों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का सिलेबस का भाग है 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको कई खंडों में हम लोगों को बांट के देखना है। तो इसको हम लोग एक दिल्ली सल्तनत एक सब टॉपिक के रूप में और इसको एक कई श्रृंखलाओं के रूप में इस टॉपिक का विस्तार हम लोग करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, अर्थात कि दिल्ली में या पूरे भारत में कहें, हालांकि पूरा भारत कहना उचित नहीं है क्योंकि भारत के बहुत सारे एक बृहद क्षेत्र पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत नाम देते हैं। और इसकी नींव हम मोहम्मद गोरी से ही देख लेते हैं, फिर उसी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा इत्यादि में बटा हुआ था उसका साम्राज्य। तो अब हम लोग इसी कड़ी में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक वंश के न थे, वे सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय से हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी हुआ भारत में, उसी से हम लोग अब अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। और इसमें देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी, बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की और इस प्रकार दिल्ली में इस समय में एक ने नहीं बल्कि 3 राजवंशों ने राज किया था। इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर हम प्रारंभिक तुर्क सुल्तान अथवा दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त समझेंगे। हबीब और निजामी ने दिल्ली सल्तनत किताब में अपने जो दिल्ली सल्तनत नाम की उन्होंने किताबी इतिहास की किताब लिखी और उसमें उन्होंने प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना इसको ज़्यादा उचित समझा है। तो कई सुल्तान इसको ममलुक सुल्तान, कई जो इतिहासकार हैं ममलुक सुल्तान भी कहना उपयुक्त मानते हैं। तो आइए इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें। तो देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो है 1206 से 1210 ईस्वी है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो हम लोग का जो टॉपिक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1206 से 1210 ईस्वी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1210 ईस्वी। देखते हैं कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक भी माना जाता था। मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेशों को विजय करके उन्हें अपने राज्य का अंग अवश्य बना लिया, किंतु वह गोर का सुल्तान था, न कि दिल्ली का। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक था। उसने न केवल अपने स्वामी को उसकी भारत विजय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, अपितु अधिकांशतया वही उन विजयों और उनके संगठन के लिए भी उत्तरदायी रहा। इसके अतिरिक्त ऐबक की मुख्य सफलता भारत में तुर्की राज्य को गोर और गजनी के सुल्तानों के स्वामित्व से मुक्त करके उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना तथा गोरी की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुई अस्थिर परिस्थितियों में उसे स्थायित्व प्रदान करना इत्यादि था। इसी कारण उसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन की चर्चा थोड़ी करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था और उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में निसापुर के काजी
फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है कि उसको किसने दास के रूप में खरीदा था। तो निसापुर के काजी जो था फखरुद्दीन फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफी ने इसको एक दास रूप में खरीदा था। और तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। अनेक व्यक्ति अपने गुलामों को साहित्य, कला, सैनिक शिक्षा प्रदान करते थे। अनेक गुलामों को राज्य की उत्तम सेवा करने के योग्य बनाया जाता था और कुछ गुलामों को सेवा करने के योग्य उनको बनाने का परंपरा था। और जिन दासों में योग्यता और प्रतिभा होती थी उनका मूल्य भी अधिक होता था। इस कारण उस समय के तुर्क सुल्तानों के अनेक गुलाम बहुत योग्य होते थे और वे राज्य सेवा में श्रेष्ठतम पद प्राप्त कर लेते थे। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में अनिलवाड़, एक उदाहरण के रूप में हम देखें तो कुतुबुद्दीन ने भी इल्तुतमिश को 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ के युद्ध के पश्चात खरीदा था और वही इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और दिल्ली का बाद में हम देखते हैं कि सुल्तान बना। इस प्रकार बहाउद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में खरीदा और उसी बलबन ने इल्तुतमिश की एक पुत्री से विवाह किया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया और अंत में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी के योग्यतम सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा उसके गुलाम ही थे और निसापुर के काजी ने ऐबक को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और अंत में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा। अपनी योग्यता के कारण ऐबक अपने स्वामी की दृष्टि में ऊपर उठ गया और ऐबक ने धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण अमीर आखुर ऐबक जो है अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष या प्रधान, अश्वशाला का अध्यक्ष या प्रधान था। अश्वशाला का अध्यक्ष या प्रधान के पद को प्राप्त कर लिया जो उस समय बहुत ही सम्मानित पद माना जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। इसी युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी के युद्ध के पश्चात इसको अपने भारतीय 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात इस कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार मोहम्मद गोरी की मृत्यु के अवसर पर कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के दिल्ली, लाहौर और उसके अधीन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था। अगर गोरी के सहायकों की चर्चा करें तो देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और तराइन के द्वितीय युद्ध के अवसर पर वह गोरी के साथ था। गोरी के भारत से वापस चले जाने के पश्चात उसने अजमेर, मेरठ आदि स्थान के विद्रोह को दबाया और दिल्ली को अपने अधिकार में किया। 1194 ईस्वी में वह गोरी जब कनौज के शासक जयचंद से चंदवार नामक युद्ध में जब युद्ध हुआ तो उसमें ऐबक भी उसके साथ था और उसके पश्चात उसने अलीगढ़ को जीता, अजमेर के विद्रोह को दबाया, गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूटा, राजस्थान के कुछ किलों को जीता, बुंदेलखंड के राजा परमार्दी देव को परास्त करके कालिंजर, महोबा, खजुराहो पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी मोहम्मद गोरी को न केवल भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता दी बल्कि समय समय पर उसके अनुपस्थिति में विजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य में रखा और राज्य विस्तार भी किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जब वध हो गया तो उसके कोई पुत्र न थे क्योंकि उसकी मृत्यु अचानक हुई थी। इस कारण उसने अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं किया था और न ही
उसे अवसर मिल पाया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासन सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक और या सिपह सलार। जब 1206 ईस्वी में वह शासक बना तो मलिक और सिपह सलार की उपाधि ही ग्रहण किया। उसने अपने स्वामी मोहम्मद गोरी से इन पदवियों को प्राप्त किया था। इसी कारण ऐबक ने न केवल अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया, लेकिन उस समय तक ऐबक अपनी शक्ति को स्वयं के प्रयत्नों से दृढ़ कर चुका था। इस प्रकार ऐबक को नियम पूर्वक अपनी दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई, क्योंकि गोरी ने अपनी मृत्यु के समय तक अपने किसी भी दास को दासता से मुक्त नहीं किया था। ऐबक को जब भारतीय क्षेत्र प्राप्त हुए तो उसके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थीं, और जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसको जो मुख्य कठिनाई थी, अपने सभी सरदारों जो समकक्ष के सरदार थे उनसे ही थी, और वह उनसे वफादारी की आशा नहीं कर सकता था, बल्कि उनकी ईर्ष्या और व्यक्तिगत आकांक्षाएं उसके और नव स्थापित तुर्की राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। तुर्कियों ने अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी भारत के बंगाल तक के भू प्रदेशों को अपने पैरों रौद अवश्य दिया था, परंतु वे इसके निर्विवाद स्वामी बनने में उस समय तक असमर्थ थे। गोरी ने राजपूतों की शक्ति को दुर्बल अवश्य कर दिया था, परंतु समाप्त नहीं कर सका था, और राजपूत स्थान स्थान पर तुर्कों का मुकाबला कर रहे थे तथा अनेक स्थानों से तुर्कों को निष्कासित भी कर रहे थे। बंगाल में खलजी सरदारों के पारस्परिक झगड़ों ने वहां तुर्की सत्ता को दुर्बल कर दिया था, और बंगाल के खलजी सरदार ऐबक के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तत्पर न थे। वास्तव में ऐबक का आधिपत्य सिंध, पंजाब, दिल्ली, दोआब तक ही सीमित था, और वहाँ पर भी राजपूत उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। परंतु इससे भी कठिनाइयाँ ऐबक को अपने संबंधियों तथा अपने सामान्य गोरी के दास तथा उसके राज्य के अधिकारी ताजुद्दीन एल्दौज नासरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ताजुद्दीन एल्दौज ने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उसकी पुत्री का विवाह ऐबक से हुआ था, और वह ऐबक को अपने अधीन तथा गोरी के भारत के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। नासरुद्दीन कुबाचा उसका सूबेदार था। इल्दिज की एक पुत्री और ऐबक की एक बहन से उसने विवाह किया था तथा वह भी दिल्ली के राज्य पर अपना अधिकार मानता था। वास्तव में इल्दिज और कुबाचा ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, और प्रोफेसर एवीएम हबीबुल्लाह और डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय राज्य का संरक्षक नियुक्त किया, उसे मलिक उपाधि दी थी, और उसकी इच्छा थी कि ऐबक भारत में उसका उत्तराधिकारी बने। परंतु प्रोफेसर खलीक अहमद निजामी इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि गोरी ने अपनी मृत्यु के समय तक अपने गुलाम सरदारों के अधिकारों और अपने उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय ही नहीं किया था, जिसके कारण ऐबक, एल्दिज, कुबाचा की स्थिति समान थी, और उनमें से प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने अधिकारों की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र था। यही नहीं, बल्कि उनका तो यह तक कहना है कि गोरी ने भारत के विभिन्न तुर्की सरदारों को भी ऐबक की अधीनता में नहीं लिया था, और यदि बहाबुद्दीन तुगरिल खां तथा मोहम्मद बख्तियार खिलजी जैसे शक्तिशाली सरदारों की मृत्यु पहले ही न हो गई होती तो ऐबक के प्रतिद्वंदी सिद्ध होते और इतिहास कुछ अलग तरह से होता। इल्दिज जो इतिहास में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक रूप में पढ़ते हैं, उसका अगर अलग तरह से कहने का मतलब है कि वो संभव था कि यह शासक न होता, और हो सकता था खिलजियों से ही तुर्कों के साम्राज्य की स्थापना का शुरुआत हो जाता। इल्दिज और कुबाचा की गतिविधियों को देखते हुए डॉक्टर निजामी का कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि गोरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को स्वतः ही भारत का तुर्की राज्य प्राप्त नहीं हो गया, बल्कि उसके लिए उसे कौशल और कूटनीति से प्रयत्न करना पड़ा होगा। ऐबक की कठिनाइयाँ इल्दिज कुबाजा की प्रतिद्वंदिता तक ही सीमित न थी, बल्कि ख्वारिज्म शाह की बढ़ती हुई शक्ति भी उसके लिए एक बड़ा खतरा थी। ख्वारिज्म की नज़र गजनी पर थी। इल्दिज उसकी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में यदि गजनी पर ख्वारिज्म शाह का अधिकार हो जाता तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता था। इस कारण ऐबक की मुख्य कठिनाई भारत के राज्य को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना, उसे गजनी के शासकों के कानूनी आधिपत्य से मुक्त करना तथा उसे एक पृथक स्वतंत्र राज्य का अधिकार और अस्तित्व प्रदान करना था। इस प्रकार अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास सर्वप्रथम तो अपनी स्थिति सुदृढ़ करना था, अपनी स्थिति सुदृढ़ करना, क्योंकि बहुत सारे सरदार जो थे, जिसमें हम ताजुद्दीन, इल्दिज या याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा का जिक्र कर सकते हैं। बहुत सारे सरदार थे। तो अपनी स्थिति सुदृढ़ करना, पुनः जो अन्य क्षेत्रीय सरदार थे, जो क्षेत्रीय सरदार व राजपूतों की शक्ति पर नियंत्रण करना, राजपूतों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना। फिर मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना, भारत के राज्य मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करना। फिर गजनी के शासकों के कानूनी आधिपत्य से मुक्त करना। इसको एक रूप में गजनी से मुक्ति लिख सकते हैं, गजनी के आधिपत्य से मुक्ति, गजनी के आधिपत्य से मुक्ति। फिर एक पृथक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इत्यादि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख मुख्य लक्ष्य थे। गजनी से मुक्ति या गजनी के आधिपत्य से मुक्ति, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गजनी के आधिपत्य से मुक्त करना इत्यादि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख जो कठिनाइयाँ थीं, और इन्हीं कठिनाइयों को सॉल्व करने के क्रम में वह विभिन्न प्रकार के अपनी रणनीतियों को अंजाम दिया, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसी तरह चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।